दोस्तों जरा इमेजिन करो 17th सेंचुरी का भारत। एक तरफ बड़े बड़े साम्राज्य अपनी ताकत दिखा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ समुद्र के रास्ते नए फॉरेन ट्रेडर्स भी देश में कदम रख रहे थे। ऐसे वक्त में डेक्कन के पहाड़ों के घने किलों के बीच एक नई शक्ति धीरे धीरे जन्म ले रही थी। एक ऐसी ही कहानी जहां हिम्मत, स्ट्रैटेजी और देशभक्ति मिलकर हिस्ट्री का रुख बदलने वाली थी। एक यंग लीडर अपनी सोच, अपनी प्लानिंग और अपनी बहादुरी से सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि पूरे भारत की पॉलिटिक्स को चैलेंज करने वाला था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 की सोशल साइंस की न्यू बुक के चैप्टर नंबर 3 द राइज ऑफ मराठास को पढ़ेंगे। दोस्तों, एक्चुअली मराठास डेक्कन प्लेट्यू यानी कि आज के महाराष्ट्र रीजन के लोग थे। ये लोग मराठी लैंग्वेज बोलते थे और उनकी लैंग्वेज में काफी पुरानी और रिच राइटिंग्स और पोएम्स मिलती हैं। 13th सेंचुरी में महाराष्ट्र पर यादव डायनेस्टी का रूल था, जिनकी कैपिटल देवगिरी यानी आज की दौलताबाद थी। लेकिन 14th सेंचुरी में दिल्ली सल्तनत के खिलजी रूलर्स ने यादव रूलर्स को हरा दिया। इस पॉलिटिकल चेंज के बावजूद सोसाइटी में एक इंपॉर्टेंट मूवमेंट चल रहा था, जिसे भक्ति मूवमेंट कहते हैं। इसके दौरान कई संतों ने भक्ति और स्पिरिचुअलिटी का मैसेज दिया और लोगों को अपनी लैंग्वेज में भजन और पोएट्री लिखी, जिससे उनकी टीचिंग्स आम आदमी तक आसानी से पहुंच गई। महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम और रामदास जैसे संत बहुत फेमस हुए। इन संतों ने सोसाइटी में सोशल यूनिटी और अवेयरनेस भी बढ़ाई। इसी स्ट्रॉन्ग कल्चरल बेस की वजह से मराठास धीरे धीरे एक पॉलिटिकल पावर के रूप में ऑर्गेनाइज होने लगे। 17th सेंचुरी में कुछ मराठा चीफ्स ने अपना इंडिपेंडेंट रूल बनाने की कोशिश तो की, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। फिर एक ब्रेव लीडर शिवाजी आए, जिन्होंने मराठास को यूनाइट किया और एक स्ट्रॉन्ग स्टेट की फाउंडेशन रखी। फाउंडेशन ऑफ मराठा पावर एंड द राइज ऑफ शिवाजी। 1630 में शिवाजी का जन्म भोसले कबीले में शाहजी और जीजाबाई के घर में हुआ। उस समय शिवाजी के फादर शाहजी डेक्कन सल्तनत की सर्विस में थे, इसलिए वो अक्सर फैमिली से दूर रहते थे। पुणे में अपनी जागीर में शिवाजी की परवरिश जीजाबाई और कुछ ट्रस्टेड ऑफिशियल्स की देखरेख में हुई, जहां उन्हें अच्छे वैल्यूज और एजुकेशन दी गई। उस समय पुणे रीजन में डेक्कन सल्तनत के बीच लगातार लड़ाई झगड़े चलते रहते थे, जिससे आम लोगों की लाइफ बहुत प्रॉब्लमैटिक थी। लेकिन सिर्फ 16 साल की एज में शिवाजी ने मिलिट्री कैंपेन शुरू कर दिए और पुणे के आसपास के खाली और कमजोर फोर्ट्स को कैप्चर करके उनकी डिफेंस को स्ट्रॉन्ग कर लिया। धीरे धीरे उनका सपना स्वराज यानी कि इंडिपेंडेंट किंगडम बनाना स्ट्रॉन्ग होता गया, जो सिर्फ पॉलिटिकल ही नहीं बल्कि इकोनॉमिक और कल्चरल एस्पेक्ट्स को भी कवर करता था। जल्दी ही शिवाजी का किंगडम इंडिया के वेस्ट कोस्ट तक एक्सपैंड हो गया और कोस्टल एरियाज को सिक्योर करने के लिए उन्होंने मराठा नेवी की शुरुआत की, जो उस टाइम एक बहुत रेवोल्यूशनरी स्टेप था। अपने लोगों को पावरफुल एनिमीज से बचाने के लिए शिवाजी ने गोरिल्ला वॉरफेयर की स्ट्रैटेजी यूज की, जिसमें छोटे छोटे ग्रुप्स स्पीड और सरप्राइज और टेरेन की नॉलेज को यूज करके बड़ी बड़ी आर्मीज को हरा देते थे। शिवाजी की सक्सेस से बीजापुर सल्तनत नाराज हो गई और उन्होंने अपने पावरफुल जनरल अफजल खान को शिवाजी के खिलाफ भेजा। प्रतापगढ़ फोर्ट के पास दोनों जंगल में आमने सामने आए, जहां शिवाजी ने अफजल खान को मार दिया और पहाड़ों में छिपे मराठा सोल्जर्स ने गोरिल्ला अटैक करके उसकी आर्मी को भी हरा दिया। इसी तरह शिवाजी की लीडरशिप में मराठा पावर की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बढ़ने लगी। शिवाजी की बढ़ती हुई पावर से मुगल एम्पायर भी काफी परेशान होने लगा था। मुगल नोबल शाइस्ता खान एक बड़ी आर्मी लेकर शिवाजी के टेरिटरीज पर हमला करने आया और लगभग 3 साल तक लड़ाई चलती रही। लेकिन शिवाजी ने अपनी स्मार्ट स्ट्रैटेजी को यूज करते हुए सिर्फ कुछ सोल्जर्स के साथ रात के समय शाइस्ता खान के कैंप पर सरप्राइज अटैक कर दिया, जिससे शाइस्ता खान मुश्किल से बच पाया और उसकी कुछ उंगलियां कट गईं। इसके बाद शिवाजी ने रिटेलिएशन के रूप में सूरत पर हमला कर दिया, जो कि मुगल एम्पायर का एक बहुत रिच पोर्ट सिटी हुआ करता था। वहां से उन्हें बहुत बड़ा खजाना मिला। सूरत पर हमला मुगल एम्पायर के लिए एक बहुत बड़ी बेइज्जती थी, इसीलिए औरंगजेब ने राजपूत जनरल जय सिंह को शिवाजी को हराने के लिए भेजा। जय सिंह के खिलाफ शिवाजी को पुरंदर के पास एक ट्रीटी करनी पड़ी, जिसमें उन्हें अपने किंगडम का हिस्सा देना पड़ा और उनके बेटे संभाजी को मुगल सर्विस में भेजना पड़ा। बाद में शिवाजी को आगरा के मुगल कोर्ट में भी बुलाया गया, जहां औरंगजेब ने उनका इंसल्ट किया और उन्हें हाउस अरेस्ट में रख दिया। लेकिन शिवाजी ने एक स्मार्ट प्लान बनाया। उन्होंने गिफ्ट्स के रूप में फ्रूट्स और स्वीट्स की बास्केट भेजना शुरू की। जब गार्ड्स ने चेकिंग करना धीरे धीरे बंद कर दिया, तब शिवाजी और संभाजी उन्हीं बास्केट्स में छुपकर आगरा से निकल गए। कुछ सालों बाद 1674 में रायगढ़ फोर्ट पर शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ।
यहां उन्हें श्री राजा शिव छत्रपति का टाइटल दिया गया। इसी के साथ उन्होंने एक नया एरा भी शुरू किया जिसे राज्याभिषेक शका कहा गया। इसके बाद शिवाजी ने दक्षिण दिग्विजय यानी कि साउथ इंडिया की कन्क्वेस्ट स्टार्ट की। उन्होंने तमिलनाडु और कर्नाटका के कुछ रिच रीजन्स पर कंट्रोल हासिल किया। इससे मराठा पावर और भी स्ट्रांग हो गई और मुगल अटैक्स के खिलाफ स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलने लगा। साउथ में उन्होंने डच ट्रेडर्स को इंडियंस को स्लेव बनाने से भी रोका। ये उनकी प्रजा के प्रति केयर और रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाता है। अगर आप मैप देखें तो शिवाजी के किंगडम में महाराष्ट्र के पुणे, रायगढ़ और प्रतापगढ़ जैसे हिल फोर्ट से लेकर अरेबियन सी के कोस्टल फोर्ट जैसे कि सिंधुगढ़, विजयदुर्ग और दाभोल तक फैला हुआ था। आगे चलकर उनकी पावर कर्नाटका और तमिलनाडु के रीजन जैसे जिंगी और वेल्लोर तक भी पहुंच गई थी। शिवाजी एक ग्रेट स्ट्रैटेजिस्ट और विजनरी लीडर थे। लगभग 50 की एज में शिवाजी का देहांत हो गया, लेकिन उनकी लीडरशिप और उनकी अचीवमेंट्स आज भी भारतीय इतिहास में लेजेंडरी मानी जाती है। द मराठास आफ्टर शिवाजी। शिवाजी की डेथ के बाद मराठा एम्पायर की लीडरशिप उनके बेटे संभाजी ने संभाली और वो नए छत्रपति बने। उस समय मराठा ही डेक्कन के मुगल एम्पायर के सबसे बड़े दुश्मन थे। इसीलिए मुगल एम्परर औरंगजेब खुद डेक्कन आया और उसने बीजापुर और गोलकोंडा जैसे सल्तनत को जीत लिया। बाद में उसने संभाजी को कैप्चर करके बहुत क्रूअल तरीके से एग्जीक्यूट कर दिया। अब मराठा कैपिटल रायगढ़ भी उसके कब्जे में आ चुका था। लेकिन मराठा रेजिस्टेंस यहां खत्म नहीं होता है। संभाजी के बाद राजा राम छत्रपति बने और जिंगी यानी तमिलनाडु चले गए, जिससे मुगल मराठा कन्फ्लिक्ट अब साउथ इंडिया तक जा फैला। मराठास ने अपने फोर्ट्स को स्ट्रांगली डिफेंड किया और कई बैटल्स में मुगल्स पर भारी भी पड़े। औरंगजेब अपनी पूरी लाइफ मराठास को कंप्लीटली कंट्रोल नहीं कर पाया और डेक्कन में ही उसकी डेथ हो गई। इसके बाद राजा राम की जो रानी थी ताराबाई, उन्होंने लीडरशिप संभाली और मराठा आर्मीज को मुगल टेरिटरीज पर बड़े बड़े अटैक्स करने शुरू कर दिए। धीरे धीरे मराठास ने इंडिया के कई रीजन्स पर कंट्रोल हासिल कर लिया। इस एक्सपेंशन के दौरान मराठा एडमिनिस्ट्रेशन में भी एक बड़ा चेंज आया। शिवाजी के टाइम पे सेंट्रलाइज्ड सिस्टम जो था वो अब धीरे धीरे डिसेंट्रलाइज्ड होता चला जा रहा था, जहां रीजनल चीफ्स पावरफुल हो गए। इस सिस्टम में पेशवा यानी कि प्राइम मिनिस्टर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। पेशवा बाजीराव वन और उनके बेटे नाना साहेब पेशवा ने मराठा एम्पायर को पैन इंडिया पावर बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। उनका कंट्रोल महाराष्ट्र से शुरू होकर गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली तक फैल चुका था। कुछ समय के लिए मराठास का इन्फ्लुएंस पंजाब के लाहौर और एटॉक और पेशावर तक पहुंच गया था, जो आज पाकिस्तान में है। लेकिन 1761 के थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठास को अफगान्स के खिलाफ एक बड़ी हार मिली। फिर भी पेशवा माधवराव वन के टाइम में मराठास ने कम बैक किया और इस पावर को रिकवर किया और महदजी शिंदे की लीडरशिप में 1771 में दिल्ली को दोबारा कैप्चर कर लिया, जो कई सालों तक उनके कंट्रोल में ही रहा। 18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ तक ब्रिटिश के सबसे बड़े दुश्मन अब मराठास बन चुके थे। ब्रिटिश और मराठास के बीच 1775 से लेकर 1818 तक 3 एंग्लो मराठा वॉर्स हुई, लेकिन मराठास के अंदर इंटरनल डिसयूनिटी और ब्रिटिश की स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल और टेक्नोलॉजी की वजह से आखिरकार मराठास पावर डिक्लाइन हुई। मराठा एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों, शिवाजी सिर्फ एक ग्रेट वॉरियर नहीं बल्कि एक्सीलेंट एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग रिलेटिवली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बनाया। शिवाजी ने हेरिडिटरी पोस्ट को खत्म कर दिया और ऑफिशियल्स को स्ट्रेट ट्रेजरी से सैलरी देना शुरू किया। ऑफिशियल्स के ट्रांसफर भी होते रहते थे ताकि उनमें से कोई ज्यादा पावरफुल ना हो जाए। शिवाजी सोल्जर्स और उनके फैमिलीज का भी ख्याल रखते थे। शहीद सोल्जर्स की जो विडोज होती थी उनको पेंशन और कभी कभी उनके बेटों को आर्मी में जॉब्स भी दी जाती थी। उन्होंने गोल्ड और कॉपर के कॉइन्स भी मिंट करवाए जिन पर देवनागरी स्क्रिप्ट थी। ये मराठा सॉवर्निटी और कल्चरल आइडेंटिटी का सिंबल बना। शिवाजी एक जस्ट और एथिकल रूलर भी थे। उन्होंने ऑफिशियल्स को प्रजा से जबरदस्ती कुछ भी लेने से मना कर दिया। नेचर को लेकर भी वो बड़े केयरफुल थे। टीक जैसे पेड़ परमिशन लेकर ही काटे जा सकते थे, जबकि मैंगो और जैकफ्रूट ट्रीज को नहीं काटना चाहिए था। शिवाजी का मानना था कि जुल्म से हासिल की गई चीज ज्यादा देर नहीं टिकती। अष्टप्रधान मंडल। एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए शिवाजी ने अष्टप्रधान मंडल बनाया, यानी कि 8 मिनिस्टर्स की काउंसिल बनाई। छत्रपति जहां किंग होता था, पेशवा प्राइम मिनिस्टर होता था, अमात्य फाइनेंस मिनिस्टर होता था, सचिव जो कि डॉक्यूमेंट्स और कॉरेस्पॉन्डेंस मिनिस्टर होता था, मंत्री जो कि इंटेलिजेंस मिनिस्टर होता था, सुमंत फॉरेन मिनिस्टर्स, सेनापति आर्मी का लीडर
और न्यायाधीश जस्टिस का लीडर, उसके साथ साथ पंडित राव जो कि रिलीजियस अफेयर्स को देखता था। इससे मराठा एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज्ड और एफिशिएंट बना। मराठा टैक्सेस, मराठास ने नॉन मराठा टेरिटरीज पर मेनली 2 टैक्सेस लगाए। चौथ 25% टैक्स, सरदेशमुखी चौथ के ऊपर एक्स्ट्रा 10%। इनके बदले मराठास प्रोटेक्शन देते और इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरफेयर नहीं करते थे। मुगल्स ने भी ट्रीटीज के थ्रू अरेंजमेंट को एक्सेप्ट किया। बाद में कुछ प्रोविंसेस मराठा एम्पायर का पार्ट ही बन गए। मराठा कॉइनेज, 18th सेंचुरी में मराठास ने मुगल स्टाइल कॉइनेज अडॉप्ट किया, लेकिन कल्चरल सिंबल ऐड किए, जैसे गणपति पंत प्रधान रुपए एक फेमस कॉइन था। इसमें देवनागरी और पर्शियन स्क्रिप्ट यूज हुई थी। एक साइड गणपति जी का इन्वोकेशन और दूसरी साइड पेशवा के प्रति लॉयल्टी दिखाई गई। मराठास ने पॉलिटिकल पावर के साथ साथ कल्चरल आइडेंटिटी को भी बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया। मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, दोस्तों मराठा एम्पायर की स्ट्रेंथ का मेजर रीजन थी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री। आर्मी के 3 पार्ट्स थे, इन्फेंट्री यानी पैदल सेना, कैवलरी यानी कि घुड़सवार सेना और नेवी। कैवलरी में बारगीर्स का खर्चा स्टेट उठाता था, वहीं पे शिलेदार्स अपना खर्चा खुद उठाते थे। 18th सेंचुरी में मराठा ने यूरोपियन स्टाइल आर्मी और आर्टिलरी को अडॉप्ट कर लिया। इसमें महादजी शिंदे का बहुत बड़ा रोल था। मराठास तलवार, भाला, गन्स और रॉकेट यूज करते थे। 1770 तक मेटल रॉकेट्स भी यूज होने लगे, लेकिन उनकी रियल स्ट्रेंथ थी किले यानी कि फोर्ट्स। शिवाजी ने स्ट्रेटेजिक रूट्स और गोरिल्ला वॉरफेयर के साथ कई फोर्ट्स को कंट्रोल किया। रामचंद्र पंत आमत्य के अकॉर्डिंग फोर्ट्स स्टेट का कोर थे। इसी वजह से मराठास पावरफुल एनिमीज इंक्लूडिंग औरंगजेब के अगेंस्ट टिक पाए। मैरीटाइम सुप्रीमेसी, मराठास लैंड के साथ साथ समुद्र पे भी पावरफुल थे। शिवाजी ने वेस्ट को सिक्योर करने के लिए नेवी बनाई थी। कान्होजी आंग्रे ने यूरोपियन नेवीज को चैलेंज किया। यूरोपियंस इंडियन से कार्टेज यानी कि ट्रेड पास लेते थे, लेकिन मराठास ने उल्टा यूरोपियन से पासेस डिमांड करने शुरू कर दिए। जुडिशियल सिस्टम, मराठा जुडिशियल सिस्टम एफिशिएंट और फेयर था। पंचायत लोकल जस्टिस देती थी और हायर अथॉरिटी में अपील करना पॉसिबल होता था। सिटीज में कोतवाल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता था। डेथ पेनल्टी का यूज बहुत लिमिटेड था। ट्रेड नेटवर्क्स, शिवाजी ने ट्रेड और फॉरेन ट्रेड को एनकरेज किया। मराठा शिप्स मोक्का, मस्कट और मलक्का तक ट्रेड करते थे। रोड्स, ब्रिजेस और रिवर्स, फेरीज भी डेवलप की गई। मराठास ने मिलिट्री, जस्टिस और ट्रेड को स्ट्रॉन्ग बनाया। कल्चरल रिवाइवल, मराठास ने पॉलिटिकल पावर के साथ साथ कल्चरल रिवाइवल को भी वापस लाए। शिवाजी ने सील पर संस्कृत का इस्तेमाल किया, जो कि हिंदू ट्रेडिशंस के सपोर्ट के लिए था, लेकिन बाकी रिलीजन्स का भी वो रिस्पेक्ट करते थे। उन्होंने मंदिर, संस्कृत, मराठी आर्ट्स और ट्रेडिशंस को प्रमोट किया। उनके सक्सेसर जैसे नागपुर के भोसलेज ने भी लोकल कल्चर को प्रमोट किया और पुरी में जगन्नाथ वर्शिप को रिवाइव किया। मराठा हिस्ट्री में वुमेन का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट था। ताराबाई ने राजा राम के बाद लीडरशिप संभाली और मुगल्स को चैलेंज करके मराठा इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट किया। अहिल्याबाई होलकर ने अराउंड 30 इयर्स रूल किया और पब्लिक वेलफेयर के लिए टेम्पल्स, घाट्स, वेल्स और रोड्स बनाए। उन्होंने काशी विश्वनाथ और सोमनाथ टेम्पल्स बिल्ड कराए और महेश्वर वीविंग इंडस्ट्री को प्रमोट किया। मराठास ने विमेन लीडरशिप का भी स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल दिया। इन फोकस थंजावुर, दोस्तों इको जी जो शिवाजी के हाफ ब्रदर थे, उन्होंने थंजावुर में मराठा रूल एस्टैब्लिश किया। यहां तमिल, तेलुगु और मराठी कल्चर का यूनिक मिक्सचर डेवलप हुआ। सरफोजी टू ने आर्ट्स, म्यूजिक और लिटरेचर को प्रमोट किया। उन्होंने देवेंद्र कुरवांजी लिखा और कार्नेटिक म्यूजिक और भरतनाट्यम को सपोर्ट किया। उन्होंने धनवंतरी महल बनाया, जो कि भारत का पहला फ्री मेडिकल सेंटर था। इसके साथ पहली फ्री प्रिंटिंग प्रेस भी उन्होंने बनाई। बृहदेश्वर टेम्पल की वॉल्स पर भोसले फैमिली की पूरी हिस्ट्री भी उन्होंने ही लिखवाई। तो दोस्तों यही था पूरा चैप्टर। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मौज मस्ती करते रहिए। जय हिंद।